हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेपर नंबर 1 की कुछ एग्जाम प्रेजेंटेशन टिप्स के बारे में। सर, प्रेजेंटेशन इतनी इंपॉर्टेंट है क्या? ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 100 बच्चे पेपर देने बैठे हैं तो उन 100 में से 70 बच्चों को पेपर आता है। 30 बच्चे ऐसे होंगे जो बिना पढ़े आए होंगे या फिर जिनकी तैयारी पूरी नहीं हुई, लेकिन क्योंकि एग्जाम फॉर्म भर दिया वो तो वो चाहते हैं कि चलो देख आते हैं पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, पेपर किस तरीके का आता है, वहां पर हमारा माहौल कैसा रहता है। तो इसीलिए वो पेपर देने आ गए। लेकिन बाकी जो 70 बच्चे हैं ना, उनको पेपर आता है, लेकिन उन 70 में से पास कितने होते हैं? सिर्फ 15 या 20 बच्चे। तो सर, बाकी 50 बच्चों का क्या? वो 50 बच्चे ना कहीं प्रेजेंटेशन में लैग कर जाते होंगे। वो प्रेजेंटेशन सही से नहीं कर पाते होंगे, जिसकी वजह से चेकर उनके मार्क्स काट लेता है। तो हमें इस वीडियो में यही देखना है कि हम कैसे प्रेजेंटेशन करें कि जो चेकर है वो इंप्रेस हो जाए आपके पेपर से और एक्स्ट्रा मार्क्स दे दे आपको। ठीक, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ पेपर पैटर्न की। सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स का पेपर पैटर्न कैसे रहने वाला है। आपको पता है आपका एग्जाम 100 नंबर का रहने वाला है, जिसमें से 30 नंबर एमसीक्यू के होंगे और 70 मार्क्स सब्जेक्टिव के रहेंगे। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा और बाकी 5 क्वेश्चन 2 से लेके 6 तक हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का है, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। जिसमें से आपको सिर्फ 4 अटेम्प्ट करने हैं, तो एक क्वेश्चन आप चॉइस में छोड़ सकते हो। सर, क्या पूरा पूरा एक क्वेश्चन छोड़ना है क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट आता है, बी पार्ट नहीं आता तो बी पार्ट छोड़ दिया, और क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट नहीं आता, बी पार्ट आता है तो बी ए पार्ट छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आपको पूरा पूरा एक ही क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। आप गलती ये मत कर देना कि आपने एक इसका पार्ट छोड़ दिया और एक इसका पार्ट छोड़ दिया और आप सोच रहे हो कि हो गया। नहीं सर, आपको पूरा एक ही क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा और आपको बहुत ध्यान से चुनना पड़ेगा कि आप कौन सा क्वेश्चन छोड़ने वाले हो। बहुत ध्यान से चुनना, क्योंकि गलत क्वेश्चन छोड़ना भी एक गलती मानी जा सकती है। तो सबसे पहली टिप हमारे लिए क्या है? अगर आप कोई नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो तो उसको नए पेज से शुरू करना। इसका मतलब क्या सर? अगर मान लो तुमने क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट शुरू किया और क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट 1.5 पेजेस में खत्म हुआ, यानी कि एक पेज तो पूरा भर गया और अगले पेज का आधा पेज आपने यूज कर लिया। अब सर, नीचे आधा पेज खाली बचा हुआ है, तो फर्स्ट का बी पार्ट वहीं से शुरू कर दें क्या? क्योंकि वो नया क्वेश्चन थोड़ी है, वो तो उस एक ही क्वेश्चन का पार्ट है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है, बट क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। नहीं सर, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जहां पर खत्म हुआ वहां छोड़ दो, उसका खाली का पेज छोड़ दो। चाहे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट 5 लाइनों में खत्म हो गया हो, बाकी की बहुत लाइनें खाली छूट रही है, बट छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नेक्स्ट पेज से, फ्रेश पेज से क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट शुरू करना है। फिर जहां क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 3, 4, हर एक क्वेश्चन, हर एक पार्ट आपके नए पेज से शुरू होना चाहिए। बहुत बच्चों के टेस्ट चेक करते हुए मैंने देखा कि बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट यहां किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। सर, ऐसे नहीं करना। पहले आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना है। यानी कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट किया तो उसके जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट करो, फिर सेकंड या थर्ड या जो भी आप अटेम्प्ट करना चाहते हो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन बीच में पार्ट्स को अलग अलग जगहों पे अटेम्प्ट मत करना। सर, लेकिन अगर हमें नहीं आता फर्स्ट का बी पार्ट, उस टाइम पे हमने सोचा लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, कोई बात नहीं, जगह छोड़ दो, बट उसको लास्ट में अटेम्प्ट मत करो। अगर आपने जगह भी नहीं छोड़ी, भूल गए बाई चांस, तो लास्ट में अटेम्प्ट कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप ट्राई यही रखना कि आप एक क्वेश्चन के सारे पार्ट साथ में सोल्व करो। किसी भी क्वेश्चन का कोई पार्ट अलग जगह पे नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, फिर जो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसके सारे पार्ट, फिर अगले क्वेश्चन के। जो क्वेश्चन का पार्ट बीच में नहीं आ रहा उसके लिए जगह छोड़ दो, बाद में अटेम्प्ट करोगे तब वहीं पर अटेम्प्ट कर देना, ठीक है ना? तो ये थी थर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेबल्स की। सर, आपको अपने क्वेश्चन के आंसर्स को ना टेबल में प्रेजेंट करना है। जो सोल्व करने वाले आंसर्स होते हैं, जैसे मान लो अगर कोई परचेज कंसिडरेशन निकालना है या फिर कोई भी चीज है, तो आप जस्ट एक ऐसे टेबल बना दो और यहां लिख दो शेयर्स, यहां लिख दो कैश, जो भी चीज दी हुई है उसका अमाउंट लिख दो। तो उससे क्या होता है, बेटर प्रेजेंटेशन रहती है। बेटर क्या रहती है? प्रेजेंटेशन। लेकिन सर, हमने डायरेक्ट ऐसी टेबल बनानी शुरू कर दी तो भी गलत है। हमें इसके ऊपर ना पहले एक हेडिंग डालनी पड़ेगी कि कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, या फिर अगर मान लो कोई कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है तो हम ऊपर हेडिंग डाल देंगे इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड, क्या ताकि पता चले हम किसकी बुक्स बना रहे हैं या क्वेश्चन में हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं। तो हमें ऊपर अच्छे से हेडिंग दिखानी पड़ेगी। बिना हेडिंग के क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तो चेकर को पता नहीं चलेगा आपने क्या कैलकुलेट किया। तो इसलिए हेडिंग को बिल्कुल भी मिस मत करना। दूसरी चीज, जर्नल एंट्रीज की बात करूं, अगर जर्नल एंट्री है तो सर उसके लिए ज्यादा बड़ी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट इतनी टेबल बनाओगे, और अगर पर्टिकुलर्स नहीं भी लिखोगे, डेबिट क्रेडिट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा।
सर अगर टाइम बिल्कुल ही नहीं मिल रहा तो आप बिना टेबल के भी जर्नल एंट्री सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई अगर ऐसी चीज है तो टेबल में सोल्व करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जर्नल एंट्रीज के अंदर ध्यान रखना, बच्चे भूल जाते हैं नरेशन लिखना, क्योंकि प्रैक्टिस करते टाइम आपने नरेशन नहीं लिखी होती, सोचते हो एग्जाम में लिख लेंगे, लेकिन जो जो चीज आपने प्रैक्टिस में करी है ना, एग्जाम में आप वही फॉलो करने वाले हो। तो इसीलिए जर्नल एंट्रीज के अंदर नरेशन लिखना मत भूलना, ठीक है ना। ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी बड़ी नरेशन लिखने की जरूरत है आपको, बस आपको एक नरेशन दिखानी है कि आप क्या नरेशन बोलना चाहते हो। अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन है, जैसे एएस वगैरह के क्वेश्चन है जिसमें आपको सोल्व ज्यादा नहीं करना, उसमें आपको कमेंट लिखने हैं, तो उनके उसके अंदर आपको अपने इंपॉर्टेंट पार्ट्स को, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन जरूर करना होगा। आपको उनके अंदर क्या करना होगा, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, ताकि आपका जो चेकर है ना, डायरेक्ट नजर ही उस पर पड़े और वो उसी से इंप्रेस हो जाए, आपका बाकी आंसर उसको पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। तो आपका वही एक अंडरलाइन आपका पूरे मार्क्स दिलवा दे आपको, ठीक, तो ये रहेगा। बहुत बच्चों का क्वेश्चन आया कि सर हम एमसीक्यू कब अटेम्प्ट करें, लाइक जब हम पेपर करने बैठे हैं तो शुरू में ही एमसीक्यू करना शुरू कर दें, या फिर एंड में करें एमसीक्यू को, पहले बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व कर लें, या कब करें सर एमसीक्यू। तो देखो एमसीक्यू को सोल्व करने का करेक्ट टाइम क्या है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एमसीक्यू ना तो आप बिगिनिंग में शुरू करो, ना ही आप एंड में उठाओ। सबसे बेस्ट टाइम होता है एमसीक्यू को सोल्व करने का मिडल में, यानी कि जब आपने 2 से 3 बड़े वाले क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया, उसके बाद आप बीच में क्या करो, एमसीक्यू उठा लो, क्योंकि ये टाइम ना सबसे बेस्ट रहता है एमसीक्यू को सोल्व करने का। अगर आपके पास अगर मैं बात करूं एग्जाम के स्टार्टिंग में, एग्जाम के स्टार्टिंग में बंदा कैसा होता है ना, कि वो बहुत ही धीरे धीरे अच्छे से बिल्कुल टाइम लेके अपने क्वेश्चन को सोल्व कर रहा होता है। एग्जाम के एंड में तो इतना टाइम ही नहीं होता, बिल्कुल स्पीड रहती है, तो वहां पर तो आप जल्दी जल्दी में फिर गलतियां ही कर दोगे। जबकि एमसीक्यू क्या होता है, टाइम सेविंग और स्कोरिंग, टाइम सेविंग भी रहेगा और स्कोरिंग भी रहेगा। तो शुरू में हम वो क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें थोड़ा सा टाइम लगाना है हमें, तो इसीलिए शुरू में एमसीक्यू करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर वहां पर टाइम लग गया एमसीक्यू में तो दिक्कत है। तो एमसीक्यू के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना ज्यादा, तो इसीलिए एमसीक्यू को स्टार्टिंग में नहीं करना। और एमसीक्यू स्कोरिंग भी है, अगर हमने लास्ट के लिए छोड़ दिया और लास्ट में अगर हमारे एमसीक्यू छूट गए, क्योंकि बिल्कुल 5 बजते तो पेपर छीन लिया जाएगा, तो अगर एंड में हमारे एमसीक्यू छूट गए तो हमें बाहर आके बहुत दुख होने वाला है। क्योंकि एक तो पहली बात एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एनी हाउ में 30 के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करनी है, लेकिन अगर एंड का लिए बचा के रखे और अगर आपका पेपर छीन लिया गया तो आपको बहुत दुख होगा। इसीलिए एमसीक्यूज को करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है, बीच में कर दो, 2-3 क्वेश्चन हो चुके उसके बाद आप क्या कर लो, एमसीक्यू उठा लो, क्योंकि उस टाइम पे ना आप पेपर की फॉर्म में आ चुके हो, आप एक फॉर्म बना चुके हो अपनी की पेपर को कैसे सोल्व करना है, आपकी स्पीड अच्छी मेंटेन हो चुकी है, तो आप उस टाइम पे एमसीक्यूज को अच्छे से सोल्व कर सकते हो। और आपका टारगेट यही होना चाहिए कि 30 में से 25 नंबर हमें कम से कम एमसीक्यूज में लेके आने। एमसीक्यू के लिए कुछ रीडिंग टिप्स है, एमसीक्यू को कैसे पढ़ना है, जब क्वेश्चन आएगा केस सिनेरियो तो उसको कैसे पढ़ना है। सर पहले ना केस स्टडी मत पढ़ने बैठना, सबसे पहला आपका टास्क यही होना चाहिए कि आप नीचे जो एमसीक्यू में पूछा गया है ना, पहले उनको पढ़ो कि एमसीक्यूज में क्या क्या पूछा गया है, ताकि जब आप केस स्टडी को पढ़ोगे ना तो आप उसी माइंडसेट से पढ़ सको। वरना क्या होगा, आपने पहले केस स्टडी पढ़ी होगी, फिर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, बट आपको याद आएगा अरे यार ये कुछ तो पढ़ा था मैंने ऊपर, वापस पढ़ता हूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, केस स्टडी वापस पढ़नी पड़ेगी, तो डबल टाइम वेस्ट हुआ। इससे बढ़िया क्या करो, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, ताकि उसके बाद केस स्टडी पढ़ोगे ना तो आप डायरेक्टली उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ोगे जो आपको रिक्वायर्ड है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपके लिए क्या है, एमसीक्यू की एक रीडिंग टिप है। जो आप पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन पहले नंबर पे अटेम्प्ट करना है, आप किसी भी क्वेश्चन को पहले नंबर पे अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पहला कर दो, क्वेश्चन नंबर 5 पहले कर दो, क्वेश्चन नंबर 4 पहले कर दो, 3 2 1 कोई भी आप पहले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर जो भी क्वेश्चन आप पहले नंबर पे अटेम्प्ट करने वाले हो ना, वो आपका बेस्ट क्वेश्चन होना चाहिए, यानी कि उस क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट हो ना कि ना तो इसमें कोई कटिंग होगी ना ही ये गलत होगा, चाहे कुछ भी हो जाए ये तो सही क्वेश्चन हो ही जाएगा, इसमें तो कोई गलती नहीं होगी, तो वो क्वेश्चन आप सबसे पहले चेक करना, सबसे पहले अटेम्प्ट करना। क्योंकि क्या होता है, हम एक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने पहला क्वेश्चन ही बढ़िया अटेम्प्ट कर दिया ना, तो चेकर के मन में ना आपके लिए एक पॉजिटिव चीज बन जाएगी, वाह यार ये बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट लग रहा है, तो वो क्या करेगा, आपके पेपर को ना थोड़ा सा इंटेलिजेंट मानते हुए चेक करेगा। तो हो सकता है कुछ एक आधी छोटी मोटी गलतियां हो जो वो नजरअंदाज कर दे, क्योंकि उसको लग रहा है कि आप तो बहुत अच्छे पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। तो हमेशा क्या करना, पहला क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करना जो आपको बहुत अच्छे से आता है, जरूरी नहीं हमेशा पहला ही क्वेश्चन पहले नंबर पे अटेम्प्ट करना है। अगर आपको फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से आता है तो आप फोर्थ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दो, ठीक। और एक और टिप है, इसको जरूरी नहीं है कि हर कोई माने, ये सबके लिए अपनी अपनी चॉइस रहती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है अमालगमेशन का, जो कि पूरे 14 मार्क्स का है, और क्वेश्चन नंबर 3 का एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है, 7 मार्क्स के, 7 मार्क्स के, आपको आता ये भी है और आपको आता ये भी है,
तो मुझे लगता है कि आपको ना क्वेश्चन नंबर 3 पहले करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपने पहले उठाया ना तो उससे ये रहेगा कि आपके दो पार्ट्स जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, ना कि आप एक क्वेश्चन पे पूरे पूरे क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम लगाओ। कभी कभी क्या होता है, बड़े क्वेश्चन जब आप सोल्व करते हो ना 14 नंबर के, वो इतना टाइम ले लेते हैं जितनी देर में आप छोटे छोटे क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए बड़े क्वेश्चन को थोड़ा सा रोक सकते हो, उसकी जगह पे आप पहले क्या करो, छोटे छोटे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो ताकि आपका फ्लो बन सके, आपका टाइम ज्यादा ना लगे। ठीक, एक ये सबसे मेन स्ट्रॉन्ग टिप है गाइस, इसके लिए तो मैं आपसे मतलब इसके ये तो आप अपनी जिंदगी में फिक्स रखना कि आपको अकाउंट्स का पेपर या कोई भी पेपर पूरे पूरे एफर्ट्स डाल देने हैं, पूरी पूरी जान लगा देनी है अपनी कि आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा। यानी कि आप उसमें छोड़ के मत आना, आपको 100 मार्क्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर आपने 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया ना तो आपने पढ़ाई इतने अच्छे से की हुई है कि आपको 100 में से 50 60 65 70 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। ठीक है ना, पास फेल का तो आपका डर ही निकल जाएगा मन से, बात रहेगी कि आप एग्जामिशन से कितना ऊपर जा सकते हो। ठीक है ना, तो इसीलिए आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आपको पूरे 100 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है ना, 100 मार्क्स का एफर्ट डालोगे ना, आप अपना माइंडसेट 100 मार्क्स का बना के लेके जाओगे तो कहीं ना कहीं 90 95 तक अटेम्प्ट कर पाओगे। वरना अगर तुम पहले ही सोच के गए ना कि सर मेरे से तो 100 मार्क्स कभी होता ही नहीं है, तो फिर तो अगर इजी पेपर भी आ गया ना, लेंदी नहीं भी हुआ, तो भी आपसे 100 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं होगा। तो इसीलिए आपको अपने अंदर टारगेट रखना है कि आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन एनी हाउ अटेम्प्ट करके जाना है। ठीक, तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सर उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको हर एक क्वेश्चन पे टाइम एलोकेशन करनी होगी। टाइम पे एलोकेट करो हर एक क्वेश्चन के लिए। सर आपका पेपर कितने मार्क्स का है, 180 मार्क्स का, उसको करने के 180 मिनट्स का पेपर रहने वाला है, यानी कि 3 घंटे आपको मिलने वाले हैं, 180 मिनट्स आपको मिलने वाली है। 180 मिनट्स को करने के लिए 180 मिनट्स में करने के लिए 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए 1.8 मिनट 1.8 मिनट। लेकिन सर 15-20 मिनट तो आप छोड़ दो, 15-20 मिनट हम टाइम वेस्ट कर देते हैं, कभी वो साइनिंग वगैरह करवा लेंगे और बहुत सारी चीजें होंगी, तो मान लीजिए 150 टू 160 मिनट रहने वाली है 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। तो 1 मार्क्स एक नंबर के लिए आपके पास 1.5 से 1.6 मिनट रहने वाली है, 1.5 से 1.6 मिनट रहने वाली है। तो आपको ये एलोकेट करना होगा कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया है, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको 7 से 8 मिनट में उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपको ऐसी स्पीड बनानी होगी कि आपको 7 से 8 मिनट का क्वेश्चन सोल्व 7 से 8 मिनट में क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर सर 8 मिनट पूरे हो गए और आपका क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है, लेकिन कितना बचा हुआ है सर, बस एक लाइन लिखनी है, हो जाएगा क्वेश्चन, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अटेम्प्ट करो। अगर 5-10% बचा है ना बस क्वेश्चन का पार्ट, तो आप कर दो उस टाइम पे, एक आधी मिनट एक्स्ट्रा लगती है कोई बात नहीं। लेकिन अगर मान लो आपका क्वेश्चन ही सिर्फ 40-50% हुआ है, मतलब आपको 7-8 मिनट लग गए और क्वेश्चन आपने सिर्फ 40-50% अटेम्प्ट किया है, तो उस केस में सर उसको अभी छोड़ दो, उसके लिए जगह छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। आगे क्यों बढ़ जाओ सर, वो क्वेश्चन रह गया तो वो तो आता है हमें भाई, 5 मिनट के चक्कर में ना आप लोग आगे का बहुत छोड़ दोगे, तो इसीलिए उसको वहां पर एक बारी के लिए छोड़ के अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, ताकि आप अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दो, फिर एंड में टाइम बचेगा तो वापस ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे, वापस से क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देंगे। क्योंकि सर अकाउंट्स का पेपर लेंथी आने वाला है, देखो ये तो आज से लिखवा के ले लो कि अकाउंट्स का पेपर लेंथी तो रहने वाला है, 3 घंटे कम पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए आप अगर एलोकेशन करके चलोगे, अच्छे से मैनेजमेंट करके चलोगे टाइम की, तो आपको 3 घंटे में इजिली सोल्व हो जाएगा। ठीक, एग्जाम में सर कैसे रहता है ना, 100 नंबर के पेपर में 100 नंबर का पेपर आने वाला है, इसमें से 70 मार्क्स के क्वेश्चंस तो कुछ ऐसे होंगे जो आपके देखे हुए क्वेश्चंस होंगे। देखे हुए मतलब क्या, कि जो आपके करे हुए क्वेश्चंस है, पास्ट ईयर में से आ गए या स्टडी मैट से आ गए या फिर कोई आरटीपी एमटीपी से आ गए, सिर्फ फिगर्स बदल दी। और 30 मार्क्स के सर क्वेश्चन ऐसे होंगे जो न्यू क्वेश्चन होंगे, जो बिल्कुल एकदम नए आ गए, हमने तो आज तक ऐसा क्वेश्चन देखा ही नहीं। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना सबसे पहले इनमें फंस जाते हैं। आपको पहले न्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करना, आप पहले इन 70 देखे हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। जो ये 70 देखे हुए क्वेश्चन है ना, इनमें आप ज्यादा से ज्यादा सिक्योर करो कि 70 में से हमें 60 to 65 तो इन्हीं में बना लेना है। फिर इन 30 में से 10 15 20 मार्क्स भी बना लिए तो 80 to 85 मार्क्स हमारे आराम से हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि जो देखे हुए क्वेश्चन है, यानी कि जो हमने क्वेश्चन पहले करे हुए हैं, पहले उन क्वेश्चन को उठाओ, फिर बाद में कुछ नए क्वेश्चन उठाओ। और लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोनस टिप है आप लोगों के लिए, एग्जाम के लिए, कि डोंट ओवरथिंक व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चंस। यानी कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करनी। क्या होता है ना कि मान लो मैं पेपर देने बैठा हूं, मेरे सामने क्वेश्चन पेपर आया, मैंने क्वेश्चन पेपर हाथ में लिया, अब क्वेश्चन पेपर में ना एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, वो क्वेश्चन मुझे एज इट इज मेरे स्टडी मैट का लग रहा है,
स्टडीमेट से उठ के क्वेश्चन आ गया, या फिर पीवाईक्यू में सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है ना, ज्यादा ज्यादा फिगर्स बदल गई, या कुछ भी ऐसा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन मेरे दिमाग ने कहा यार मैं तो सीए का पेपर करने बैठा हूं, आईसीआई है, इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी देगा, जरूर इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट डाला होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं आईसीआई डायरेक्ट स्टडीमेट का उठा के डाल देता है। तो उस टाइम पे ना आपको ओवरथिंक नहीं करना, आपको ये नहीं सोचना कि आईसीआई तो मुश्किल ही होगा, हो सकता है इजी क्वेश्चन डाला हो आईसीआई ने, तो आपको उसको इजी मान के अटेम्प्ट करना है, उस क्वेश्चन में जबरदस्ती अपनी तरफ से पॉइंट नहीं निकालने कि यार हो सकता है ये चीज घुमा फिरा के डाली हो, तो वो चीज घुमा फिरा के नहीं होती, वो इजी ही है, वो आसान ही क्वेश्चन है, आप ओवरथिंक कर रहे हो, तो हमें उस ओवरथिंकिंग से बचना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये टिप्स ध्यान रखना। तो अगर आपने ये सारी टिप्स फॉलो कर ली तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना। सबसे मेन इसमें क्या है, सबसे मेन यही है कि आपको एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना है। अगर आप एमसीक्यू को बीच में अटेम्प्ट करोगे ना, तो एक तो आपके 30 के 30 एमसीक्यू अटेम्प्ट हो जाएंगे, और आपके बहुत अच्छे मार्क्स से, बहुत अच्छे तरीके से एमसीक्यूज अटेम्प्ट हो जाएंगे, आप बहुत टाइमली खत्म कर पाओगे। सर एक बात और बता दो कि हमें कैसे एमसीक्यू और उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में टाइम एलोकेट करना चाहिए, कि कितने टाइम एमसीक्यू को दे और कितना टाइम हम किसको दे, सब्जेक्टिव को। तो मेरा यह मानना है कि 30 मार्क्स के एमसीक्यू है, 30 मार्क्स के एमसीक्यू सोल्व करने के लिए आपके पास 30 to 40 मिनट्स होनी चाहिए, आपके पास 30 to 40 मिनट्स होनी चाहिए एमसीक्यू को सोल्व करने के लिए, ठीक है ना। मैक्सिमम 45 मिनट्स मान लो, यानी कि अगर आपको 45 मिनट्स में अपना एमसीक्यू का पेपर सोल्व करना रहेगा, उससे ज्यादा टाइम बिल्कुल भी एलोकेट मत करना, उससे ज्यादा टाइम मत लगने देना, इतने टाइम में आपको अपना पेपर सोल्व कर देना रहेगा। बाकी जो आपकी 140 150 मिनट्स बची, उन 140 150 मिनट्स में आप 70 मार्क्स का क्या करो, अपना सब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करो। उन 140 टू 150 मिनट्स में आपको अपना सब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करना है, तो मैक्सिमम 45 मिनट्स है आपके पास किसके लिए, एमसीक्यूज के लिए। बाकी टाइम आपको किस पे डिवोट करना है, अपने सब्जेक्टिव पार्ट पे। बाकी का टाइम आपका किस पे रहेगा, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पे। चलिए गाइस, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, इनको आप फॉलो करो और आपका डेफिनेटली एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर नीचे नंबर जो फ्लैश हो रहा है उस पर कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हो। कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं डेफिनेटली उस वीडियो के साथ आपके पास आ जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।